हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स एवरीडे। और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकंड ऑफ जुलाई 2013 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भाग को एनालाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगेन आपको ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि एक से दो ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन वहां पर हमको सबसे उचित विकल्प का चुनाव करना होता है, द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना होता है। तो चलिए इसी तरीके से हम इस पेपर के प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत की बहुत सी आलोचनाएं हैं, उनमें से हमें बताना है कि क्या एक आलोचना हो सकती है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो ऐसा आलोचना होती है कि यह सिद्धांत बोलता है कि बुद्धि अलग अलग है, लेकिन बुद्धि क्या है, प्रतिभाएं होती है। बहुबुद्धि प्रतिभाएं होती हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। ऐसा आलोचना होती है इनकी, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी बुद्धि अलग है, कहाँ अलग है, उसकी सीमा कहाँ है। लेकिन ये बहुबुद्धि सिद्धांत है, यह बुद्धियों को अलग अलग बताता है। ये बोलता है कि ये एक रूप में नहीं रहती है। तो इसकी उल्टा यह हो गया, उसका उल्टा यह है। तो इस रूप में आलोचना की जाती है इस सिद्धांत की। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह तो अच्छी बात है। इस सिद्धांत का यह उपयोग है शिक्षा में, इसमें आलोचना नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे की अलग अलग हमें क्षमताएं पता चलेंगी तो उनको सीखने में खोजने में मदद उपलब्ध हम करवा सकेंगे। तो यह आलोचना नहीं है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, ऐसा भी नहीं है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, कुछ कुछ समर्थन देता ही है साक्ष्यों को, लेकिन ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि बुद्धि अलग अलग ही होती है। जबकि बुद्धि हम जानते हैं कि पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती है। जो भी प्रतिभाएं हैं, हमारे पास अलग अलग प्रतिभाएं हैं, लेकिन हम उनका सेपरेशन नहीं जानते कि कहाँ पर है, कहाँ पर वे अलग है, कहाँ पर उनकी सीमा है, यह हम नहीं जानते। बहुबुद्धि सिद्धांत बोलता है कि उनकी सीमा है, अलग अलग है, लेकिन हम उसका उल्टा देखेंगे कि यहाँ पर जो है इस रूप में विद्यमान रहती है, और ऐसा कहते हैं दूसरे मनोवैज्ञानिक जो इनकी आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं। चॉम्स्की। बिल्कुल सही बात है, चॉम्स्की ही ऐसा कहते हैं। भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां हैं। बिल्कुल सही बात है, वाइगोत्स्की ऐसा कहते हैं। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे भी ऐसा कहते हैं। तो ये तीनों बातें सही लिखी है, चौथी बात ही गलत है, और यही उत्तर होगा, क्योंकि यहां कहा गया है भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। B.F. स्किनर है। अब स्किनर तो अनुक्रिया की बात करते हैं, उद्दीपक की नहीं। तो यहां पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4, यही सबसे कम है, इसके सही होने की संभावना सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं खालिस्तान कहलाती है। सामाजिक भूमिकाओं के कारण बताना है, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण। एक प्रकार से यहाँ यह कहा गया है कि आपको जो बायोलॉजिकली हो रहा है, या जीन जो हमारे पास आ गए हैं माता पिता से, उसके कारण जो हो रहा है उसको नहीं बताना है। हमें बताना है सामाजिक भूमिकाओं के कारण क्या हो जाता है, या क्या हमें सौंप दिया जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, या जेंडर भूमिका दबाव है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता है, या जेंडर भूमिका नैदानिकी है। तो देखिए, इस प्रकार की भूमिकाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी विशिष्टताएं जाती हैं, उनको हम कहते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। कि उन्होंने पहले से ही सोच रखा है कि यह लड़का है तो ऐसा करेगा, लड़की है तो वैसा करेगी, सामाजिक भूमिकाओं के बारे में। तो इन्हें हम कहते हैं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है। अधिकतम करना है अधिगम को, तो सबसे अच्छा क्या होगा। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षिका को चाहिए कि वह कैसे सीखती है, अपना संज्ञान कैसे इस्तेमाल करती है, क्या शैली है उसकी सीखने की, यह पता करेगी। साथ ही साथ वह अपने विद्यार्थियों के बारे में भी ऐसा ही पता करेगी, तो उसको सिखाने में सुविधा होगी। सर्वाधिक उचित है, इससे अधिगम अच्छा होगा, अधिकतम होगा। शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता की सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़े बनाए जा सकते हैं। गलत बात है, ऐसा नहीं करना है कि एक ही प्रकार से सीखने वाले बच्चों का समूह बना दिया, उन्हें बाकी बच्चों से अलग कर दिया। ऐसा नहीं है, गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है, यह भी गलत है। एक ही शैली से नहीं पढ़ाना है, वैविध्यपूर्ण शैली इस्तेमाल करनी है, विविध प्रकार की विधियों से पढ़ाना है। समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। ऐसा भी नहीं है कि एक ही संस्कृति के बच्चों को एक ही क्लासरूम में भेज दिया और वहां पढ़ाने लगे, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा ऐसा नहीं कहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। सीखने के रूप में आकलन, शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। बिल्कुल सही बात है, आंतरिक पृष्ठ पोषण मिलेगा तो उसको खुद से ही सोचेगा विद्यार्थी कि मैंने कितना सीखा है, तो यह सीखने के रूप में आकलन है। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, यह भी सीखने के रूप में आकलन है, क्योंकि वातावरण का निर्माण होगा तो यह सीखने के रूप में ही होगा।
पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना। पढ़ाए गए विषय पर मनन कर रहे हैं। अब पढ़ाए गए विषय पर मनन कैसे होगा? जब पढ़ाकर हो जाएगा उसके बाद मनन होगा। उसके बाद मनन होगा तो यहाँ भी विद्यार्थी सीखने के रूप में आकलन होगा कि हम इससे क्या सीखा है हमने और क्या अच्छे से सीख सकते हैं। जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना। अब देखिए परीक्षण पर परीक्षण से आकलन नहीं होता है, तो यहाँ पर बच्चे कुछ सोचना चाहिए, खुद के बारे में कुछ समझ में आना चाहिए उनको कि क्या वे सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मनन करने से बच्चे कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, इससे भी सीखेंगे और यहाँ भी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इस उत्तर में केवल परीक्षण के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जितनी संभावना हो लगातार परीक्षण ले रहे हैं, तो यह बात गलत है। यह सीखने के रूप में आकलन नहीं होता है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह खालिस्तान के समान है। देखिए अब खाना पकाते समय चख रहा है, क्या खाना अच्छा लग रहा है या नहीं, उसका स्वाद कैसा है। तो देखिए वह स्वाद पता करेगा और यदि अच्छा नहीं होगा तो उसे और स्वादिष्ट बनाने का प्रयास करेगा। तो यह सीखने के लिए आकलन है कि वह सीख रहा है कि खाना क्यों अच्छा नहीं बन रहा है, मैं कैसे इसे अच्छा बना सकता हूं। तो यह सीखने के लिए आकलन है। सीखने का आकलन तो तब होगा जब बावर्ची खाना बनाने के बाद उसे चखेगा। सीखने के रूप में आकलन भी नहीं है और ना ही आकलन और सीखना है। यहां पर सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतपरक अनुदेशन है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। अब देखिए अंतपरक अनुदेशन में क्या होता है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यह तब इस्तेमाल होता है जब कक्षा में विविध सीखने की शैली वाले विद्यार्थी हों, तो उनको अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। यही कहलाता है अंतपरक अनुदेशन। शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहीकरण के रूप में विविध रूपों का प्रयोग करना। अब देखिए विविध रूपों का प्रयोग तो करते हैं हम सिखाने के लिए, लेकिन उनका समूहीकरण नहीं करते हैं। कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना, बिल्कुल सही बात है कि अलग अलग विविध प्रकार से सीखते हैं बच्चे, तो उनके लिए कुछ अलग करके हम सिखा रहे हैं। अव्यवस्थित तथा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां नहीं है। ऐसे समूह का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते, यह भी नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। बिल्कुल गलत बात है कि विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है कि इसको स्पेशल एजुकेशन की जरूरत है, विशिष्ट शिक्षा की जरूरत है। ऐसा निर्धारित करने से पहले क्या करना चाहिए? क्या इसमें माता पिता को शामिल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उनसे बातचीत करके पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी है, किस प्रकार की अक्षमता है सीखने में। उसी से पता चलेगा कि वह विशिष्ट वर्ग में आएगा या नहीं। अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बिल्कुल सही है, ऐसा ही करना चाहिए शिक्षक को कि अक्षमता जो भी है उसको स्थापित करने से पहले मातृभाषा में यदि वह कैसा प्रदर्शन कर रहा है उसमें चेक कर लेना चाहिए। यदि मातृभाषा में ही अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो कुछ ना कुछ अक्षमता जरूर होगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर उचित लग रहा है। पर पारंगत मनोवैज्ञानियों का उपयोग करने से नहीं होगा, यहाँ तो शिक्षक को करना है। वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए, यह भी गलत ही है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शिक्षक की शिक्षण शैली के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है और यही उत्तर आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अतिरिक्त बोला है। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, इसका मतलब है यह उत्तर नहीं है। मंद बुद्धिता से भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। शैशव काल के समय दिमागी बुखार से भी अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन शिक्षक की शिक्षण शैली से कोई अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी विद्यालय खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं? क्या यह मनन करता है कि समावेशी विद्यालय है? बिल्कुल सही बात है, मनन करता है, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। हम यह विश्वास भी करेंगे कि सभी विद्यार्थी सीख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, मनन करता है। हमें बताना है कि क्या मनन नहीं करता है, क्या इसके अतिरिक्त है। क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? बिल्कुल सही है, इसमें तो अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाई जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। तो यह सब उचित है समावेशी विद्यालय के लिए। क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं?
अब देखिए यहाँ पर सेग्रीगेट कर दिया गया है, बच्चे को अलग करने का प्रश्न किया जा रहा है कि हम अलग कर दें क्या, इसको फिर अच्छे से पढ़ा पाएंगे, तो यह गलत है। यहाँ पर क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियां अपनाते हैं? बिल्कुल सही है, समावेशी शिक्षा के लिए ऐसे प्रश्न पूछना, लेकिन ऐसा अलग करना सामान्य से बिल्कुल गलत है, समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी खालिस्तान हैं, अपसारी चिंतक, बहिर्मुखी, बहुत परिश्रमी। तो देखिए प्रतिभाशालिता में कुछ बच्चे नया निर्माण करते हैं, मौलिक चिंतन करते हैं और इसको संबंधित किया जाता है अपसारी चिंतन से। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं। अब यहाँ पर सामान्य वितरण की बात हो रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। एक वक्र बनता है सामान्य वितरण का, कुछ इस प्रकार से बनता है वक्र। उसमें सबसे बताना है कि हमें सबसे कम कहाँ पर होता है, तो यहाँ पर होता है 0, सिग्मा इक्वल टू 0 होता है, यहाँ पर सिग्मा होता है, फिर 2 सिग्मा आता है और फिर 3 सिग्मा आता है। तो इस प्रकार इधर भी आता है, माइनस में रहता है लेकिन। तो यहाँ पर सबसे कम चीज की बात हो रही है, यहाँ पर कौन सी है? बहुत ही कम बच्चे होंगे जो उच्च बौद्धिकता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च प्रेरणा वाले होंगे। बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनमें यह सब होगा। तो देखिए जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वक्र बनाते हैं, कर्व बनाते हैं हम सामान्य वितरण का, उसमें यहाँ पर 3 सिग्मा के बाद बहुत ही कम बच्चे आते हैं। तो यही क्या होता है इनके लिए होता है, तो यहाँ पर 3 सिग्मा के बाद आएगा। ये आपको देख लेना है कि ये कैसे होता है। यहाँ पर सबसे उचित विकल्प है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो खालिस्तान होती है तब वे जल्दी करते हैं। देखिए कक्ष में उपयोगी गतिविधि में शामिल होंगे तो क्या वे विस्मरण जल्दी कर लेंगे? नहीं कर लेंगे। केवल उनके कक्ष कार्य से संबंधित गतिविधियों में शामिल होंगे तो क्या वे याद रखेंगे? बिल्कुल केवल कक्ष कार्य से होंगे तो याद रखेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षीय गतिविधियों में शामिल होंगे तो वे जल्दी स्मरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है, निष्पक्षी लिखा हुआ है यहाँ पर, मतलब है कि यहाँ संस्कृति को हटाया गया है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को। अब बच्चे की सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से सिखाया ही नहीं गया है अच्छे से, तो क्या उस गतिविधि को बच्चे याद करेंगे? नहीं याद करेंगे, यह तो गलत हो जाएगा। अभी हम उल्टा सोच रहे थे। वास्तविक जीवन में उपयोगी और वे जल्दी सीख जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होंगे जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होंगे तो तब वे जल्दी सीख जाएंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर्वाधिक उचित विकल्प यही होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती हैं। क्या ऐसा विचार करने से सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा कि बच्चों को प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रिया से उबारना है कि जो भी नेगेटिव इमोशन आ गए हैं कंपटीशन के कारण, उसको हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, समूह में शामिल किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। और भी ऑप्शन हम देखते हैं। प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए भी नहीं लगता है, ऐसा भी नहीं लग रहा है। विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता, यह भी नहीं लग रहा है। गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना भी नहीं लग रहा है। सबसे उचित विकल्प यहाँ पर यही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कॉम्पिटिशन विच में जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग। बिल्कुल सही बात है कि ऐसा सामूहिक गतिविधियों में बच्चे को क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बच्चे, यदि हम अलग अलग करके सिखाएंगे, बच्चे क्लास में बैठे हैं और सिखा रहे हैं हम, तो इससे क्या होगा कि बच्चों में यह भावना आ सकती है कि मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, इस प्रकार की भावना आएगी और वहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगी जो हो सकता है कि हर बार हो, सामान्यीकृत हो जाए कि हर क्लास में बच्चा ऐसा करने लगे, जितना भी उन्हें सीखना है पूरे वर्ष भर, तो वे ऐसा करने लगे कि कॉम्पिटिशन ही करने लगे। तो इस प्रकार की जो नकारात्मक भावनाओं को हटाने के लिए, उबारने के लिए हम क्या करते हैं, सामूहिक गतिविधियां करते हैं कि सभी बच्चे साथ में सीखेंगे, कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से नहीं सीखेगा। तो यह ऑप्शन ही सबसे उचित लग रहा है यहाँ पर इन ऑप्शंस की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित हो सकता है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे। अल्बर्ट बंडूरा जाने जाते हैं बॉबोडल एक्सपेरिमेंट से, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एक सिद्धांत दिया था, सामाजिक अवलोकन का अधिगम का सिद्धांत, कि बच्चे देखने से किस प्रकार से सीखते हैं, अवलोकन करने से कैसे सीख जाते हैं बच्चे। तो यह अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत से आया प्रश्न है कि अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चे जो अवलोकन करते हैं वैसा ही व्यवहार वे करने लगते हैं, हिंसात्मक हो या कोई देश प्रेम वाला हो। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को खालिस्तान कहा जा सकता है। यह भी अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी से ही है, उन्हीं के सिद्धांत से आया है। प्राथमिक अनुकरण नहीं कहते हैं, ना ही गौण अनुकरण कहते हैं, इसको हम कहते हैं सामाजिक अधिगम। सामान्यकरण भी नहीं कहते हैं, सामाजिक अधिगम है कि समाज में वह कैसा व्यवहार कर रही हैं, उनको देखकर बच्चे इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं, तो यह सामाजिक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने से गलतियां कम हो जाएं। पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, इससे गलती सुधरने वाली नहीं है उनकी। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प यही लग रहा है कि अनुदेशन कार्य, समय सारणी, अनुदेशन को बदल रहे हैं कि कैसे वह पढ़ा रहा है उसको बदल दे, तरीका बदल दे। हो सकता है कि उसके पढ़ाने का तरीका गलत है, कार्य को बदल दे कि क्या पढ़ा रहा है, वह कुछ दूसरा टास्क करवाए उनको। समय सारणी बदल दे कि बच्चे बोर तो नहीं हो गए, एनर्जी लेवल कैसा है उनका, अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करके देखना चाहिए। हो सकता है कि उनकी गलतियां सुधारी जा सके या दोबारा ना हो। तो यहाँ पर विकल्प 1 सबसे उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। कौन सी तकनीक चिंता को दूर करती है, कौन कौन सी है, वे हमें बताना नहीं है, के अतिरिक्त कहा गया है। प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना। अब हमें प्रश्न पत्र का पैटर्न समझ में आ जाएगा तो इससे हमारी चिंता दूर हो जाएगी। परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचने से चिंता दूर होने वाली नहीं है, तो यही ऑप्शन यहाँ पर उचित होगा। समर्थन प्राप्त करने से, सपोर्ट लेने से भी चिंता दूर हो जाएगी। विशिष्टताओं पर बल देने से भी, यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे टॉपिक्स हैं जिनमें हमारी अच्छी समझ है, उस पर यदि बल देंगे तो इससे भी क्या होगा, चिंता दूर होगी। लेकिन परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचेंगे तो चिंता दूर होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स इस प्रश्न का सबसे उचित विकल्प होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी खालिस्तान की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। उपलब्धि लक्ष्यों की नहीं है, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की भी नहीं है, पठन कौशल की भी नहीं है, यह है संज्ञानात्मक उद्देश्यों की। कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ब्लूम की टैक्सोनॉमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि यह उसके भविष्य में सहायक होगा। वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ, ब और स के उद्देश्य क्रमशः हैं। अब देखिए, अ को विषय रोचक भी लग रहा है और वह यह भी सोच रही है कि उसके भविष्य में सहायक होगा। तो यह निपुणता के बारे में है। तो निपुणता ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 4 में है, तो यह ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। अब देखते हैं कि इन दो ऑप्शन में क्या उचित विकल्प होगा। अगली बात है कि वह अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है यानी वहां पर निष्पादन की बात हो रही है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाए। और अगली बात है कि स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। केवल उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना चाहता है, किसी तरीके से पास हो जाऊं यह सोच रहा है स। तो यह क्या है, निष्पादन उपेक्षा, बिल्कुल सही मैच हो रहा है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए, तो नहीं कहना चाहिए, हमें शहीद हो गए कहना चाहिए। तो यह कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद्ध में शहीद हो गए, तो संभवतः उन्हें क्या था या क्या थी बताना है। नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा नहीं थी, वहाँ कोई नया एक्सपीरियंस होने वाला नहीं है क्योंकि उसके बाद तो वे बचेंगे ही नहीं। आत्मसिद्धि की प्राप्ति हुई, उनको कहना चाहिए। उन्होंने सोचा कि इससे मुझे अपना जो हाईएस्ट गोल है, सबसे उच्चतम उद्देश्य है, वह प्राप्त हो जाएगा। अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा भी नहीं थी। अपने परिवार के नाम की ख्याति के लिए नहीं होते हैं कोई शहीद। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? आंशिक पुनर्बलन, बिल्कुल सही बात है। आंशिक पुनर्बलन के बाद में प्रतिक्रिया विलोप होने वाली नहीं है, उसका विलोप होना कठिन हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर उचित हो जाएगा। निरंतर पुनर्बलन से प्रतिक्रिया विलोप हो सकती है कि ऐसा होगा कि बार बार आप रेनफोर्समेंट देते जाएंगे, पुरस्कार देते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा जब रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा आपको। तो ऑप्शन यहाँ पर उचित नहीं है। दंड से तो प्रतिक्रिया विलोप हो जाएगी, मौखिक भर्त्सना से भी प्रतिक्रिया विलोप हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से निपुणता पर अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने से नहीं होगा, गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर भी नहीं होगा, अनपेक्षित परीक्षा भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, वातावरण, बिल्कुल गलत है, आनुवंशिक होगा। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, ये भी नहीं होगा। संज्ञानात्मक विकास बहुत सारे कारकों पर निर्भर करता है, केवल परिपक्वता पर नहीं। सामाजिक विकास, वातावरण, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक विकास वातावरण के कारण ही होता है। संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, यह भी नहीं है, वातावरण की भी भूमिका होगी। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खालिस्तान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास, बिल्कुल सही है। इससे यही पता चलेगा कि संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना, इससे भी पता चलेगा कि बच्चा संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। लेकिन हमें पूछा गया है कि अतिरिक्त क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना, यह भी संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजन को बताता है। तो ये तीनों बताते हैं। ऑप्शन 4 ही है जो ऐसा नहीं करेगा, वह भी हम देख लेते हैं। तो यही उचित विकल्प हो जाएगा। हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना, यह संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजन को अच्छे से नहीं बताता है, यह उसको संकेत नहीं करता है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी प्रक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसे नहीं करते हैं। तो क्या इससे परिवेश की भूमिका का समर्थन हो रहा है? बताना है आपको। तो पिछली कुछ दशाब्दियों में, यानी 10-10 सालों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। इसको ये विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है कि टेक्नोलॉजी आई है नई नई, तो इससे बच्चे ज़्यादा सीख रहे हैं, बुद्धि लब्धांक बढ़ गया है, तो यह परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। बिल्कुल सही बात है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है, ऐसा भी फिक्स नहीं है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं, यह भी गलत बात है। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है। एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें 2 भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है, लेकिन उसने क्या है, दिखाया नहीं है बच्चों को, जूस की समान मात्रा ही डाली है, एक लंबे गिलास में और एक दूसरे चौड़े गिलास में। अब लेकिन बच्चों के पास ले गई वह और बोली कि बताओ कि किसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। अब बच्चे कहते हैं कि जो गिलास लंबा है उसमें जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को खालिस्तान कठिनाई है। अब देखिए, बच्चे बोल रहे हैं कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है और इस गिलास में पानी कम है। तो यहाँ पर बच्चे एक ही पक्ष देख पा रहे हैं कि जो लंबा होगा उसमें ज़्यादा पानी आएगा, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि इसकी लंबाई की वजह से ऐसा हुआ है कि पानी ऊंचा हो गया है। तो एक ही पक्ष का ध्यान है उन्हें, और इसको हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण का गुण, डिसेंटरिंग का गुण, कि डिसेंटर करने में कठिनाई हो रही है उनको, विकेंद्रीकरण करने में कठिनाई हो रही है। इसका गुण का अभाव है, इस गुण का अभाव है उनमें। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की कठिनाई के कारण ऐसा हो रहा है। बच्चे अलग अलग पक्ष को ध्यान में नहीं दे पा रहे हैं, केवल एक ही लंबाई के ही पक्ष को ध्यान में दे पा रहे हैं, चौड़ाई के पक्ष को ध्यान में नहीं दे पा रहे हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों को ध्यान में रखना है, तभी पता चलेगा कि किस पात्र में पानी ज़्यादा है या किस गिलास में पानी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। पलटवारी गुण विकेंद्रीकरण के बाद आएगा। यदि बच्चा यह समझ पाएगा कि लंबाई और चौड़ाई से किस प्रकार पानी ज़्यादा और कम हो सकता है, तो उसमें पलटवारी गुण भी आ जाएगा। वह चीज़ों को समझ में लगेगा कि हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। अब बहुत पैसे कमाते हैं कर्नैल सिंह, लेकिन उनको टैक्स भी देना चाहिए, टैक्स देना पड़ता है उनको, ना दिया जाए तो उन पर कानूनी कार्यवाही भी होती है। लेकिन कर्नैल सिंह तो कानूनी कार्यवाही के बावजूद भी और खर्चे के बावजूद भी आयकर नहीं देते हैं।
वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। ये सोच रहे हैं कि सरकार बांध ही बनाते जाती है, अनावश्यक बांध लाखों रुपए खर्च कर रही है और मैं टैक्स दूंगा तो मेरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है। तो इस प्रकार से कर्नैल सिंह चाहते हैं कि सरकार अपना मत बदल दे, सभी के लिए जो लाभदायक हो वह काम करें, केवल बांधों का ही निर्माण ना करें। तो कोलबर्ग के किस नैतिक विकास की अवस्था में है। तो चलिए हम देखते हैं कि यह कोलबर्ग के कौन से नैतिक विकास की अवस्था है। तो देखिए इस प्रकार के स्टेज दिए हैं कोलबर्ग ने और यह प्रश्न है उत्तर परंपरागत स्तर से सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता से। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति सोचता है कि दोज दैट डू नॉट प्रमोट द जनरल वेलफेयर शुड बी चेंज्ड व्हेन नेसेसरी टू मीट द ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि सबसे ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा काम होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड थ्रू मेजॉरिटी डिसीजन एंड इनएविटेबल कॉम्प्रोमाइज। जो लोग सामान्य कल्याण को बढ़ावा नहीं देते हैं, सामान्य यहाँ पर तो केवल बांध ही बनाया जा रहा है, सामान्य कल्याण को बढ़ावा नहीं देते हैं, उन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जाना चाहिए। अब कर्नैल सिंह चाहते हैं कि ये बदल सकते हैं, हम टैक्स नहीं देंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों की भलाई हो सके। कुछ अच्छा काम करो भाई, बांध का ही निर्माण मत करो, लोगों की भलाई करो। एक बहुमत के निर्णय और अपरिहार्य माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तो ऐसा होता है इस स्टेज में। तो यह है पश्च परंपरागत स्तर है, परंपरागत नहीं है, ना ही पूर्व है। पराग की तो बात करते ही नहीं है कोलबर्ग। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है वह क्या है। क्या स्पीयरमैन का जी कारक सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है? बिल्कुल नहीं करता है। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत यह शामिल करता है। बुद्धि का सार्वेट सिद्धांत यह भी शामिल नहीं करता है। थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं भी यह शामिल नहीं करती है। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत इस प्रकार की बुद्धि को शामिल करता है, सृजनात्मक बुद्धि को। तो यहाँ पर सबसे उचित विकल्प हो जाएगा ऑप्शन 2। इस प्रकार फ्रेंड्स हमने सीटेट पेपर फर्स्ट जो जुलाई 2013 में हुआ था उसको एनालिसिस कर लिया है। आई होप यह सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।